हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स का कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया था और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था, वेव अर्थात तरंग पढ़ा था। और हम लोगों ने तरंग को विधिवतपूर्ण से समझा गया कि तरंगे क्या होती हैं, उनके परिभाषा को देखा गया, टाइप्स ऑफ वेव तरंग के प्रकार को समझा गया, मैकेनिकल वेव नॉन मैकेनिकल वेव को देखा गया। फिर हम लोगों ने अयांत्रिक तरंग को विधिवतपूर्ण से देखा, कौन कौन सी प्रमुख अयांत्रिक तरंगे होती हैं। गामा किरण के बारे में अध्ययन किया गया, एक्स किरण के बारे में किया गया, वहीं पर पराबैंगनी किरण के बारे में पढ़ा गया। फिर हम लोगों ने दृश्य किरण को देखा और दृश्य किरण को देखने के बाद फिर औरक्त किरण का अध्ययन किया गया, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग का अध्ययन किया गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को अगर जो भी टॉपिक, जो भी हेडिंग नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, उस टॉपिक को दोबारा समझाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट को जो है, कोई भी जो टॉपिक आप लोगों को समझ में ना आए आप उसको कमेंट में मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से समझाया जाएगा। आज की जो हम लोगों की टॉपिक होने वाली है डियर स्टूडेंट, वह टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड अर्थात ध्वनि का अध्ययन करने वाले हैं। और आप लोग अपने दैनिक जीवन में ध्वनि को सुनते भी होंगे, है ना, एंजॉय भी करते होंगे, म्यूजिक वगैरह सुनते होंगे, है ना। मिजाज भी बदलता होगा छन छन। तो मिजाज क्यों बदलता है, साउंड कैसे होता है, कैसे चलता है, इसके जो है करेक्टर ऑफ स्टिक्स क्या होते हैं, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ध्वनि की चाल कितनी होती है, किसमें अधिक होती है, किसमें कम होती है। फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि का परावर्तन। तो पहले हम एक चार्ट बनाएंगे कि इस चार्ट के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिर उसी के आधार पर हम लोग अपनी पढ़ाई आगे करते चलेंगे। तो आइए चलते हैं साउंड की तरफ, वेव की तरफ, ध्वनि की तरफ, और देखा जाता है कि क्या होती है ध्वनि या साउंड, है ना। हम लोग को साउंड पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग क्या किसका अध्ययन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो ध्वनि का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, ध्वनि का। तो हम लोग तो पहले देखेंगे कि ध्वनि का परिचय देखा जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का परिचय देखा जाएगा। फिर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के आधार पर इसका विभाजन करेंगे। आवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर या आवृत्ति के आधार पर हम लोग इसका विभाजन करेंगे। और जब विभाजन करेंगे तो इस विभाजन के अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, तो श्रव्य ध्वनि का अध्ययन करने वाले हैं, अवश्रव्य ध्वनि का अध्ययन करने वाले हैं और पराश्रव्य ध्वनि का अध्ययन करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि की चाल, इसकी भी चाल होती है। तो क्या देखा जाएगा, ध्वनि की चाल, यानी इस जो है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, सबसे कम किस में होती है। फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि की विशेषता, या आप कह सकते हैं कि ध्वनि का लक्षण, ध्वनि का लक्षण देखा जाएगा या विशेषता भी जो है आप हेडिंग कहीं न कहीं देख लेते होंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तीव्रता को देखा जाएगा, इंटेंसिटी, उसके बाद तारत्व को पढ़ा जाएगा, तारत्व पढ़ने के बाद गुणता को पढ़ा जाएगा, क्वालिटी को पढ़ा जाएगा। तो वहां पर बताएंगे कि तीव्रता क्या होता है, तारत्व क्या होता है और गुणता क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि का परावर्तन, क्या देखा जाएगा, ध्वनि का परावर्तन देखा जाएगा। फिर ध्वनि का अपवर्तन देखा जाएगा, इसमें अपवर्तन की भी घटना पाई जाती है।
फिर ध्वनि का विवर्तन देखा जाएगा। क्या अध्ययन किया जाएगा? ध्वनि का विवर्तन देखा जाएगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव का अध्ययन हम लोग करेंगे कि इसका दैनिक जीवन में हमारा क्या प्रयोग है। तो ये ध्वनि अर्थात साउंड का एक परिचय रहा कि इसके अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, साथ में आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए, लिखते चलिए। अब आइए चलते हैं जो है कि ध्वनि होती क्या है, इसको समझा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ध्वनि के बारे में अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे केंद्रित होकर के, तो इतना तो अब पता चल गया होगा कि जब आपसे कोई पूछे कि ध्वनि क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक, कौन सी हमने बात किया? यांत्रिक, मैकेनिकल, है ना, यांत्रिक तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आपने यांत्रिक बोल दिया तो इसका मतलब है कि ये जब भी चलेगी, किस में चलेगी? माध्यम में चलेगी, मीडियम में चलेगी। और अगर आपने अनुदैर्ध्य बोल दिया तो इसका मतलब है कि ध्वनि ठोस में भी चलेगी। किस में चलेगी? ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। किस में चलेगी? ठोस में चलेगी, द्रव में चलेगी और गैस में चलेगी। हालांकि ध्वनि की चाल इन माध्यमों में अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग एक न्यू टॉपिक, न्यू हेडिंग के साथ पढ़ेंगे ध्वनि के चाल के अंतर्गत। आइए जो है यही चीज हमने लिख भी रखा है। आइए चलते हैं बोर्ड पर, क्या कह रहा है? कह रहा है ध्वनि एक यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि क्या होती है? तो ध्वनि यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। मेंस भी बता दिया कि ध्वनि जब भी चलेगी माध्यम में चलेगी। और कहां कहां पर चलेगी? तो ठोस में चलेगी, द्रव में चलेगी और गैस में चलेगी, अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस में चलेगी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति का मतलब हमने फिजिक्स में आप लोगों को बताया भी था कि फिजिक्स में कहीं भी आवृत्ति आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि उसकी ऊर्जा अधिक होगी। यानी ऊर्जा के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑडिएबल वेव अर्थात श्रव्य तरंग बोला जाता है, और जो दूसरा होता है उसे अवश्रव्य ध्वनि बोला जाता है, और तीसरा पराश्रव्य ध्वनि बोला जाता है। अब बात आती है कि सर श्रव्य ध्वनि किसे कहा जाएगा, अवश्रव्य ध्वनि किसे कहा जाएगा और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहा जाएगा। तो वे ध्वनियां जिनका मान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती हैं, उन्हें श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और हम उसको आसानी से अपने कानों से सुन सकते हैं। यानी जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, हमारी ध्वनि, या आप लोग जब अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बातचीत करते होंगे, तो वो ध्वनि एक दूसरे को आसानी से सुनाई देती रहती है। तो कौन सी ध्वनि होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। विजिबल जो है कि अगर हम ऑडिएबल वेव होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है। अगले की बात किया जाए, जो अवश्रव्य ध्वनि किसे कहा जाता है, तो वे ध्वनियां जो जिसका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसे आप बोलेंगे अवश्रव्य ध्वनि होती है। और अवश्रव्य ध्वनियों को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, इसको कौन कौन सुन सकता है, तो कुत्ता हो गया, यानी डॉग हो गए, कुत्ता, बिल्ली, गेंडा, और अगर बात करें तो सभी जलीय जीव जो होते हैं वह
अवश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन लेते हैं। आप लोग पालतू जो है कोई जानवर, यानी अगर जैसे बात कर लें डॉगी रखे होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात रात के समय में अचानक से आपका डॉगी भौंकने लगता है और हम बिस्तर से या रूम से बाहर निकल के देखते हैं, हमें और आपको कुछ जो है दिखाई नहीं पड़ता है या कोई ध्वनि दिखाई नहीं पड़ती है, तो हम उसको दो एक डंडा पीटते भी हैं कि फालतू में चिल्ला रहा है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक क्षमता पाई जाती है। कौन सी क्षमता? कि वह अवश्रव्य ध्वनि को आसानी से सुन सकता है, लेकिन हम और आप नहीं सुन सकते हैं। वो इसलिए आवाज निकाल रहा है, भौंक रहा है, क्योंकि वह कोई न कोई ध्वनि सुना होगा। कौन और सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, गेंडा इनको आसानी से सुन सकते हैं। जब अगर हम बात करें सुनामी आने वाली रहती है, तो सबसे पहले मछुआरे जानते हैं, यानी जो मछली वगैरह पकड़ते हैं। रीजन इसका यही होता है कि जब कोई अनहोनी होने वाली रहती है तो सभी मछलियां किनारों की तरफ भागने लगती हैं, किनारों की तरफ आने लगती हैं, तो मछुआरा समझ जाता है। और अगर बात करें भूकंप से उत्पन्न जो ध्वनि होती है, वह कौन सी ध्वनि होती है? तो अश्रव्य ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? अश्रव्य ध्वनि होती है, जिसे हम और आप अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये भी कहते हुए फिरते हैं कि हम आपके दिल की बात समझ सकते हैं, हम आपके दिल की आवाज सुन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दिल की आवाज होती है, हार्ट की आवाज होती है, उसको आप अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वह कैसी ध्वनि होती है? श्रव्य ध्वनि अश्रव्य ध्वनि होती है। और उसको सुनने के लिए आपको आला अर्थात स्टेथोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। और कभी आप चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास गए होंगे तो आला का प्रयोग भी चिकित्सक किए होंगे, तो वह आपके हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। अगर हृदय की ध्वनि को सुन लिया जाए तो फिर स्टेथोस्कोप का क्या कार्य रहेगा? तो अब सावधान हो जाइए कि हमारे दिल की आवाज या आपके दिल की आवाज कोई सुन नहीं सकता है जब तक कि वह स्टेथोस्कोप या आला का प्रयोग ना कर ले। ठीक है। आगे अगर हम बात करें पराश्रव्य ध्वनियों का, तो वे ध्वनियां जिसका वैल्यू 20,000 हर्ट्ज के कितना अगर हम बात कर लें 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है, वह कौन सी ध्वनि होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। और इनको भी हम नहीं सुन सकते हैं। इनको कौन सुन सकता है? तो अगर हम बात करें तो वही सभी जलीय जीव, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गेंडा हो गए, उसके साथ साथ डॉल्फिन, है ना, जिसे मनुष्य का मित्र कहा जाता है, डॉल्फिन भी जो है ये पराश्रव्य ध्वनि को उत्सर्जित भी करती है। और चमगादड़ जो होता है वह भी जो है कि पराश्रव्य ध्वनि उत्सर्जन करता है। और इसी के माध्यम से दोनों अपने शिकार का पता लगाते हैं और उनके रास्ते में आने वाली जो अवरोध होते हैं, रुकावट होती हैं, उनका भी पता लगाते हैं। क्योंकि ये क्या है? तरंग है, ध्वनि है। जब ये उत्सर्जित करेंगे तो कहीं न कहीं जाके किसी अवरोध से टकराएगी। और मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ध्वनि का क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो ध्वनि का परावर्तन भी होता है। और जब परावर्तन होगा तो अवरोध से टकरा के वापस आएगी, तो उसे पता चल जाता है कि आगे कोई न कोई अवरोध है। और इसी के माध्यम से ये दोनों का मतलब डॉल्फिन और चमगादड़ दोनों अपना शिकार भी करते हैं। तो यही सारी चीजें हमने लिख भी रखा है। आइए चलते हैं। कह रहा है ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर? याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है।
अगर हम बात करें कौन कौन सी है, तो पहला श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग 20 से लेकर 20,000 हर्ज के बीच में होती है, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ज के बीच में होती है। इन तरंगों को मानव कान के द्वारा आसानी से सुन सकता है ना। जो आप अपने घर पर अपने फ्रेंड से या अपने उनसे बातचीत करते रहते हैं और एक दूसरे की आवाज सुनाई देती रहती है, तो कितने से कितने के बीच में होती है, तो 20 से लेके 20,000 हर्ज के मध्य में होती है। आइए चलते हैं आगे। यहां पर देखिए हमने बताया था कि ध्वनि में परावर्तन का भी गुण पाया जाता है। अब श्रव्य तरंगे, आइए इनके बारे में देखते हैं। अब श्रव्य तरंगों के बारे में देखा जाता है। कह रहा है इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितने से कम होती है डियर स्टूडेंट, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंप से उत्पन्न तरंग अब श्रव्य तरंगे होती है। हृदय से उत्पन्न ध्वनि, देखिए हृदय से उत्पन्न ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है, तो लब तथा डब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लब तथा डब के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें ध्वनि भी एक प्रकार, क्या कह रहा है, हृदय से उत्पन्न ध्वनि भी एक प्रकार की, एक मिनट डियर स्टूडेंट, पेन का कलर चेंज कर लें, एक प्रकार की अवश्रव्य तरंग होती है। इन तरंगों को कौन कौन सुन सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बढ़िया से नोट कर लेंगे। हाथी हो गया, लगभग सभी जलीय जीव, कुत्ता, बिल्ली, गेंडा, और इनको अवश्रव्य तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं, परंतु मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता है। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इसको जो है नहीं सुन सकते हैं। अगर सुनना चाहेंगे तो हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हृदय से उत्पन्न ध्वनि लब डब को सुनने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथो, किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट, तो स्टेथो स्कोप, और इसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, आला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे, स्टेथो स्कोप अर्थात आला। वहीं पर अगर बात कर लें जो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर की गणना किससे किया जाता है, तो कमेंट कीजिए फटाक से आप लोग कि बीपी की गणना, ब्लड प्रेशर की गणना किससे किया जाता है, तो स्फैग्मो मैनो मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, स्फैग्मो मैनो मीटर से किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या कह रहा है, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। आइए इनको समझते हैं। अगर हम बात करें पराश्रव्य तरंगों का जो आवृत्ति होता है यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और इसे भी हम और आप या मानव नहीं सुन सकता है। अब अगर बात किया जाए, कह रहा है पराश्रव्य तरंग को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि जानवर सुन सकते हैं। यानी कौन कौन से सुन सकते हैं, तो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़, डॉल्फिन, और यहाँ पर ये भी लिख लेंगे नोट में कि चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों पराश्रव्य तरंग को, पराश्रव्य तरंग या ध्वनि को उत्पन्न भी करते हैं। क्या करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं। आगे लिखा हुआ है, सॉरी, कह रहा है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके उड़ते समय रास्ते में आने वाली अवरोध का पता लगाता है, और ये तरंगे जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो परावर्तित होकर वापस आती हैं, जिससे उन्हें दूरी और दिशा की जानकारी मिलती है। तो चमगादड़ के बारे में लिखा गया था। इसके साथ में और आप लिख लेंगे जो है कि डॉल्फिन मछली भी, डॉल्फिन भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है, पराश्रव्य ध्वनि
उत्पन्न करती है। ठीक, कह रहा है पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग, इसका कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, इसके उपयोग को देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो पहला इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग सोनार में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सोनार में किया जाता है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और इससे क्या पता लगाया जाता है? तो समुद्र में या जल में खोई हुई वस्तु की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। और इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, आइए देखा जाता है। कह रहा है बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वहीं साथ साथ अगर हम बात करें तो महंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए भी किया जाता है, जो कि लिखा भी गया है कि कीमती वस्तुओं की सफाई में आप यहां पर और ऐड कर सकते हैं महंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि का किया जाता है ना। अच्छा, महंगा वस्त्र मीन्स क्या होगा? महंगा वस्त्र का मतलब क्या है? तो आप लोग देखते होंगे कि लोग सुर्खियां जो है जुटाने के लिए, अपना जो है कि मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए धातु या मेटल का जैकेट वगैरह बनवा लेते हैं। तो क्या जो धातु या मेटल का जो जैकेट बना हुआ है, तो क्या वह आप सोडा से धुलेंगे या साबुन से धुलेंगे? क्या नहीं। तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो? तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हो। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग कहां पर किया जाता है? पहला सोनार में, दूसरा महंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए किया जाता है। फिर कह रहा है हड्डियों के जोड़ों के दर्द की शिकाई करने के लिए, यानी चिकित्सक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां लिख भी सकते हैं किस क्षेत्र में? चिकित्सक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन की चिकित्सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और इसको इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे डियर स्टूडेंट। किडनी स्टोन के चिकित्सा में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है शरीर के कोमल अंगों का चित्र, जैसे सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे जो है। सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या बताया? हड्डियों के जोड़ों का दर्द के शिकाई में किया जाता है, किडनी स्टोन में किया जाता है, महंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए किया जाता है, सोनार में प्रयोग किया जाता है। आगे आइए देखते हैं, कराया है जो है मानसिक रोगों के इलाज में भी किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, और चिकित्सक क्षेत्र में भी काफी जो है इसका स्थान है वो कि इसका प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है डाल्फिन भी पराश्रव्य तरंगों का उत्सर्जन करके अपने मार्ग का पता लगाती है और शिकार भी करती है। यह अंधी होने पर भी रास्ता नहीं भटकती है। तो किसके कारण रास्ता, या जो डाल्फिन होती है
डियर स्टूडेंट ये देख नहीं पाती है और इसी के सहारे से, किसके सहारे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के सहारे या इसके माध्यम से वह शिकार भी करती है और गति भी करती है, अर्थात मोशन भी करती है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने पहले देखा ध्वनि क्या होती है, तो हमने बताया कि ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है, यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। फिर ध्वनि को आवृत्ति के आधार पे हम लोगों ने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, श्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। वे ध्वनियां जो कितने से कितने के बीच होती हैं, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। वे ध्वनियां जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, और वे ध्वनियां जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग भी हमने बताया, पहला सोनार में, फिर उसके बाद बताया महंगे वस्त्रों की धुलाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हड्डियों या मांसपेशियों की सिकाई में किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घड़ी के कलपुर्जों, आप यहाँ एक चीज और पॉइंट नोट कर लेंगे, चलिए एक नया पेज ले रहे हैं। घड़ी के कलपुर्जों की सफाई करने के लिए, पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगली हेडिंग हम लोगों की होने वाली है ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानकारी लिया जाता है कि ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो डियर स्टूडेंट, जो ध्वनि की चाल होती है वह 2 चीजों पर निर्भर करती है, पहला घनत्व डेंसिटी और दूसरा प्रत्यास्था इलास्टिसिटी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, घनत्व और प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। और ध्वनि चल किस में रही है, गति किस में कर ले रही है, तो ध्वनि ठोस में गति कर पा रही है, फिर कहां पर, द्रव में, फिर अगर हम बात करें गैस में। तो अब आप लोग हमको बताइए कि घनत्व, और दूसरा अगर हम बात कर लें तो इलास्टिसिटी जो है, प्रत्यास्था किसमें अधिक पाया जाएगा, ठोस में अधिक पाया जाएगा कि लिक्विड में पाया जाएगा कि गैस में पाया जाएगा। तो सबसे जो है ज्यादा घनत्व और प्रत्यास्था किसमें पाया जाता है, तो ठोस में पाया जाता है, फिर द्रव में पाया जाता है, फिर अगर हम बात कर लें तो गैस में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो ठोस में होती है। किसमें होती है, ठोस में होती है। फिर अगर हम बात कर लें तो द्रव में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ध्वनि की चाल किसमें होती है, गैस में होती है। यानी सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है, तो आप लोग हमको बताइए कि सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है, ठोस में होगी। क्यों होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी और डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है। फिर किसमें होगा, द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। अब अगर हम बात करें तो इससे प्रश्न कैसे बनता है साथियों, आइए एक प्रश्न के साथ आप लोग को समझाते भी हैं। जैसे आपको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, कैरोसिन, Fe यानी आयरन, क्या दे दिया, आयरन, और आपसे ये पूछ दिया कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें है, ध्वनि की चाल
सबसे अधिक किस्में है, तो आप लोग कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैरोसिन जो है क्या है, लिक्विड है अर्थात द्रव है ना। और आयरन क्या है, तो आयरन बताइए क्या है, अगर हम बात करें तो धातु है, मेटल है। और अगर धातु है, मेटल है, तो सभी धातुएं कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एकमात्र धातु कौन सा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी, तो आयरन में होगी। किस में होगी? आयरन में होगी। बढ़ते क्रम में आपको अगर कहेगा लगाने के लिए, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा आयरन में होगा, फिर केरोसिन में होगा, फिर CO2 में होगा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। तो आई होप आप लोग को ध्वनि की चाल समझ में आया होगा कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल जो है प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग इतना ही अध्ययन करने वाले हैं, और इसके आगे का जो हम लोगों का वीडियो होगा, लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ध्वनि की चाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और फिर हम लोग कल देखेंगे ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं। तो इस ऐसे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते चलेंगे, और आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। और हाँ, आप लोग अपने YouTube चैनल प्रशिक्षण क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जो है भेजते रहिए, सेंड करते रहिए। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।